हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स के सैनी एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आप लोग अच्छे होंगे। और आप उत्तर प्रदेश में एक बड़ी वैकेंसी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आ गई है और आप सभी लोग अलर्ट हो जाइए और गंभीरता से उसका अध्ययन करिए, जिसमें आप जानते हैं कि सबसे पहले जो उसकी प्राथमिकता है रिटेन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका फिजिकल लिया जाएगा, इसमें नेगेटिव मार्क के साथ। और इसी के क्रम में मैं बहुत सारे ऐसे सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होगा। तो आपके सामने हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम बहुत सारे ऐसे प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 विशेष सामान्य ज्ञान एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो 40 प्रश्नों का संग्रह आपके सामने लेकर के आए हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 में जो पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश की स्थापना कब की गई? तो आप देख सकते हैं कि यह 24 जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ईपीपी में उत्तर प्रदेश से संबंधित बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो यूपीपीसीएस में उत्तर प्रदेश से एक स्पेशल विषय हो गया है और इस परीक्षा में भी उत्तर प्रदेश से संबंधित बहुत सारे ऐसे सामान्य ज्ञान पूछे जाएंगे। तो प्रश्न नंबर हम दूसरा चलते हैं। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? यानी जो उत्तर प्रदेश में बरेली में जो क्रांति हुई थी 1857 में, उसके जो उत्तर प्रदेश की तरफ से कौन सी नेता थे? तो खान बहादुर खान। ये ऑप्शन बी आपका सही है, ऑप्शन बी आपका सही है, खान बहादुर खान। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रश्न नंबर तीसरा। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? यहां पे देख सकते हैं, तो ऑप्शन बी सही है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये जो है ये भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये प्रथम भारतीय थे, जिसको हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को एवं श्री राजगोपालाचारी सीवी रमन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी साथ ही में 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं श्री राजगोपालाचारी एवं सीवी रमन को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न नंबर हम चलते हैं चौथे। पीपुल्स डेली किस एशियाई देश में प्रकाशित होने वाला एक प्रमुख समाचार पत्र है? पीपुल डेली जो है एक समाचार पत्र, वो किस देश से प्रकाशित होता है? तो ऑप्शन बी सही है, चीन। बीजिंग से ये प्रकाशित होता है और चीन का सबसे बड़ा दैनिक समाचार पत्र है। यह चीन का सरकारी अखबार है, यानी यह चीन का क्या है? सरकारी अखबार है। नेक्स्ट चलते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का लोकप्रिय नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का लोकप्रिय नारा किसने दिया था? काफी कंफ्यूजन है और यहां पे हम आपको बताएंगे तो आपको लगेगा अरे ऐसा कैसा है। ये ऑप्शन ए सही है, हसरत मोहानी। हसरत मोहानी यानी सन 1921 में हसरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा था। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा 1921 में इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहां स्थित है? एशिया की सबसे बड़ा खारे पानी का झील कहां स्थित है? तो ऑप्शन सी सही है, उड़ीसा में। ऑप्शन सी सही है, उड़ीसा में चिल्का झील एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है, एशिया में, एशिया में। नेक्स्ट चलते हैं हम। हॉरिबल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? हॉरिबल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए सही है, नागालैंड में। यह त्योहार नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट,
संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है? तो सुरक्षा परिषद, ऑप्शन बी सही है आपका। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ के जो विश्व का एक पुलिसमैन के भी नाम से इसको संज्ञा दी जाती है, इसको जाना जाता है। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? मनु अथवा मणिकर्णिका, झलकारी बाई, दुर्गा भाभी और रानी सरंग। तो इसमें से ऑप्शन ए सही है आपका, मनु अथवा मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट चलते हैं कि कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनते हैं? तो आपका ये सिलिकॉन से बनते हैं। किससे बनते हैं? सिलिकॉन से बनते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही है। मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस, मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां स्थित है? कहां स्थित है मुख्यालय? तो जेनेवा में स्थित है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में यह स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहां पे हम देखते हैं ऑप्शन बी सही है, गोदावरी नदी। ऑप्शन बी सही है, गोदावरी नदी है। और सबसे, अगर भारत की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो गंगा नदी है। भारत की, अगर पूछता है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। भारत का जो राष्ट्रीय नदी किसे कहते हैं? तो हम गंगा नदी को कहते हैं, जो उत्तराखंड से यह निकल करके बंगाल की खाड़ी में ये जाकर के गिरती है। सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और सबसे लंबी, प्रश्न आता कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र आता है, ब्रह्मपुत्र। ये जो है हिमालय से निकल करके अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करते हुए असम होते हुए पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी में जाकर के क्या करती है? गिर जाती है। उसे मेघना के नाम से ही गिरती है। तो सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र, सबसे लंबी नदी है आपका गंगा नदी। लेकिन जो प्रायद्वीपीय भारत की, दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है आपकी गोदावरी। नेक्स्ट चलते हैं, हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन सी है, डॉक्टर एन बोरलॉग। डॉक्टर एन बोरलॉग, इनको ऑप्शन सी हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन ए सही है, तिलक ने दिया था। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर चलते हैं, 1956 में प्रकाशित चेन टू पाकिस्तान बुरियल एट सी के लेखक कौन है? ये प्रकाशित पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी सही है, खुशवंदर सिंह। ऑप्शन बी सही है, खुशवंदर सिंह। 1974 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। यानी खुशवंदर सिंह को 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, जिससे और लोगों को भी लाभ मिल सके और मैं भी आपके साथ ऊर्जा के साथ काम कर सकूं। यहाँ पे कई तरह के वीडियो इस चैनल पे आपको उपलब्ध हो जाएंगे। अगर कुछ लोग ग्रेजुएशन के स्टूडेंट होंगे तो डीडी यूनिवर्सिटी से संबंधित बहुत सारे ऐसे आपको वीडियो मिलेंगे। अगर 12th कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे तो भी मिल जाएगा। और ज्योग्राफी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यूपीपी से संबंधित ये चल रहा क्लास। तो प्रश्न नंबर हम 16वें पे चलते हैं। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? यहां पे देखेंगे आएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो जो है क्या आप दे सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी इसको हम बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ये बोल सकते हैं। नहीं, एक गलत है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, या गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, या हम कर सकते गुड स्मार्ट टैक्स। तो ऑप्शन सही है आपका बी। ऑप्शन सही है बी आपका क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। भारत में 1 जुलाई
2017 में ये लागू हुआ था और विश्व में पहला जीएसटी 1954 में फ्रांस में लागू हुआ था। यानी विश्व का जो पहला जीएसटी लागू किस देश में हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। भारत में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था और इन्हें हम कई कैटेगरी में बांट देते हैं, 0, 5, 12, 18 और 28। जो परसेंटेज की कैटेगरी है इसको हम इतने परसेंटेज में बांट देते हैं। अगर ऐसे हम देखें जो है कि CGST और SGST और IGST मुख्यतः यही हम पार्ट देते हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इस तरह से हम देखें। और जो CST में एक चीज आता है कि सोना, हम कह सकते हैं सोना, चांदी या महंगे पत्थर आभूषण पे कितना प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है? तो 3% का इस पे जीएसटी लगाया जाता है। ये सारे जो है बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपके सामने जीएसटी से भी आ सकता है, क्योंकि यूपीपी के सिलेबस में है 1 या 2 प्रश्न आपको टैक्स से आपको मिलेगा। यानी सारे जैसे इतिहास से, भूगोल से, नागरिकता से और जो सामान्य ज्ञान जो ऐसा पेपर है 40 प्रश्न, इसमें नेगेटिव मार्क है। 40 प्रश्न अगर 40 में 35 भी सही करे तो इसमें रिस्क नहीं है, क्योंकि जो फैक्ट जो दिखता है वो दिखता है, लेकिन रीजनिंग में और मैथ में थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा रहता है। तो मैं और आप जीएस और हिंदी अगर आप बेस्ट कर ले जाते हैं और थोड़ा थोड़ा आप पासिंग मार्किंग के हिसाब से रीजनिंग और मैथ करते हैं तो आपका यूपीपी निकल जाएगा। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद का शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद का शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद का शपथ दिलाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? पहले सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 800। यानी भारत के जो पहले सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 800। तो ऑप्शन आपका सी सही है। 19 नंबर पे हम चलते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो अग्नाशय जो है मानव शरीर में इंसुलिन पैदा करता है। तो ऑप्शन आपका बी सही है। हम चलते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। बहुत समय न लेते हुए आपको डायरेक्ट प्रश्न के उत्तर की तरफ हम चलते हैं, जिससे कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का संग्रह का अध्ययन आप कर सके। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? तो आपका है कर्णम मल्लेश्वरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो काफी बच्चे जैसे जो मतलब अगर गंभीरता से आप नहीं ले तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा। तो कर्णम मल्लेश्वरी अक्सर लोग मैरी कॉम को लगाएंगे, लेकिन पहली जो है कर्णम मल्लेश्वरी है जो वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं। तो सिडनी ओलंपिक में 2000 में भारोत्तोलन प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। यानी 2000 में ये सिडनी ओलंपिक जब हुआ था उसमें कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में ये कांस्य पदक जीता था और 1997 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनको 1997 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया। तो कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी हैं। प्रकाश उत्सव किस धर्म में मनाया जाता है? ये बहुत ही सेंसिटिव और मतलब इजी भी दिखता है, लेकिन आप वहां पे जब एग्जाम आता है ना तो वहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। प्रकाश उत्सव किस धर्म में मनाया जाता है? 3 ऑप्शन हिंदू है, जैन है, सिख है। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन सी सही है। सिख धर्म में प्रकाश उत्सव मनाया जाता है और गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस के रूप में प्रकाश उत्सव मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस के अवसर पे यहाँ पे प्रकाश दिवस मनाया जाता है। ये बड़ा ही मतलब इजी भी है और बहुत कठिन भी है, आप इसमें भ्रम में पड़ जाएंगे। इससे संबंधित और सारे हम प्रश्न लेके आए हैं। बरसी तप, पर्युषण पर्व, क्षमावाणी पर्व किस धर्म में मनाया जाता है? ये इस तरह का जो है ये किस धर्म में इस तरह के पर्व मनाए जाते हैं आप जानिए। तो जैन धर्म में। ये किसमें? जैन धर्म में इस तरह का पर्व मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट चलते हैं। मिर्जापुर प्रसिद्ध है,
कजरी के लिए, पमारा के लिए, नकटा के लिए और चरकुला नृत्य के लिए। तो ऑप्शन ए सही है, कजरी के लिए ये मिर्जापुर प्रसिद्ध है। काफी लोग जानेंगे कि मिर्जापुर मूली के लिए प्रसिद्ध है, तो मूली ऑप्शन नहीं है। आप सोचेंगे गलत ऑप्शन दे दिया है, ताकि बहुत सारे गाने मिर्जापुर के मूली पे बना हुआ है। कजरी के लिए प्रसिद्ध है मिर्जापुर। नेक्स्ट चलते हैं कि उत्तर प्रदेश में मंडल कमिश्नरी की संख्या कितनी है? तो 18 है। मंडल कमिश्नरी की संख्या कितनी है? 18 है। जिला की बात करें तो जिला 75 है। तहसील उत्तर प्रदेश में 350 है। शहर 915 है। विकास खंड 821 है। न्याय पंचायत आपका 8135 है। ग्राम पंचायत आपका 59,073 है। कुल गांव यानी उत्तर प्रदेश में कुल गांव कितने हैं? 1,06,774 गांव है। उत्तर प्रदेश में गांव की जो संख्या है 1,06,774। नगर निगम की संख्या आपकी 17 है। नगर पालिका परिषद 198 है और नगर पंचायत आपका 438 है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन बना करके आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है और मुझे विश्वास है कि इसमें से एक प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा जाएगा। तो इसलिए हमने इसका व्याख्या भी कर दिया है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। बैक्टीरिया जनित रोग है, जिसमें से भी देखिए बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ से रिलेटेड आपको एक प्रश्न आने हैं। और तो एक प्रश्न आने हैं तो हमें 10 प्रश्न अगर पढ़ते हैं, हम 50 प्रश्न अगर पढ़ते हैं, उसमें से 2 प्रश्न फंसता है तो हमारी बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। जान लीजिए, सिलेक्शन इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। 50 प्रश्न का अध्ययन करने के साथ अगर 2 प्रश्न फंसता है तो बड़ी उपलब्धि है। बहुत अच्छा सेटर है जो भी बताया। बैक्टीरिया जनित रोग है इसमें, जो इसमें आप देख सकते हैं कि प्लेग है, यह बैक्टीरिया जनित रोग है। ये सब क्या है? वायरस जनित रोग है। ये वायरस जनित रोग है, मतलब ये वायरस से, एड्स वायरस से, खसरा वायरस से, चिकनगुनिया वायरस से फैलता है। लेकिन प्लेग जो है वो क्या है? वो बैक्टीरिया, जीवाणु से है। ये बाकी सब विषाणु से है, ये है आपका जीवाणु से। नेक्स्ट चलते हैं, वायरस जनित रोग है। अब मतलब विषाणु से कौन सा रोग फैलता है? वायरस जनित रोग है। तो इसमें पोलियो, ये पोलियो क्या है? ये पोलियो जो है, समझिए कि ये वायरस से फैलता है, वायरस जनित रोग है। यानी वायरस के द्वारा फैलने वाला कौन सा रोग है? तो पोलियो है। बाकी आपका समझिए कि जीवाणु जनित रोग है। यह हैजा, टिटनेस और कुष्ठ रोग है, जीवाणु जनित रोग है। ये पोलियो वायरस जनित रोग है। बहुत कंप्लीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, और मैं बता दूं कि इसमें से काफी लोग इसमें मिस कर जाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा मतलब डिटेल, ये सारे जो वायरस जनित और बैक्टीरिया जनित और कवक जनित रोग हैं उस पर थोड़ा सा स्पेशल ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, मेरे बंधु। निम्न में से कवक जनित रोग है, इसमें कवक जनित रोग है। तो यहां पे देख सकते हैं एथलीट फुट भी कवक जनित रोग है, गंजापन भी कवक जनित रोग है, दाद खाज खुजली भी कवक जनित रोग है। यानी ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। जानने के लिए हमने इसको ला दिया था। मलेरिया, पायरिया, पेचिस, काला ज्वर, सोने की बीमारी संबंधित रोग है। इससे किससे संबंधित है? ये बैक्टीरिया से संबंधित है कि वायरस से है कि प्रोटोजोआ से है कि कवक जनित रोग है? इस 4 और भी वैरायटियां हैं, लेकिन इस चारों की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो ये है आपका ऑप्शन सी सही है, प्रोटोजोआ जनित रोग है। ऑप्शन सी सही है, प्रोटोजोआ। यानी अगर मलेरिया किसी को होता है और पायरिया होता है, पेचिस है, काला ज्वर है, किसी को सोने की बीमारी है, तो वो किस रोग से संबंधित है? तो प्रोटोजोआ जनित रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग है। नाटो का मुख्यालय कहां स्थित है? तो ऑप्शन ए सही है, ब्रुसेल्स में। नाटो में 30 देश है, यह ब्रुसेल्स में स्थित है, ब्रुसेल्स में स्थित है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां स्थित है? जो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको बोलते हैं, IMF का मुख्यालय कहां है? तो वाशिंगटन। वाशिंगटन किसकी राजधानी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका की है।
अमेरिका की राजधानी है? क्या? वाशिंगटन डीसी। तो हम कह सकते हैं आईएमएफ यही पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मतलब जो हेड ऑफिस कहां है? तो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न, जापान का राष्ट्रीय पशु है? जापान का राष्ट्रीय पशु है तो आइबिस जो है वो राष्ट्रीय पशु है, ऑप्शन बी सही है। इसे हिम बंदर यानी इसको हिम बंदर या रकून कुत्ता के भी नाम से जाना जाता है। अगर आपको ऑप्शन में दे दें कि बंदर, हिम बंदर या रकून, तो आप सोचिए कि नहीं सर ने तो बोला था आइबिस है, तो इसे आइबिस को इन नामों से भी जाना जाता है। तो ये कुछ ही पूछता है तो जापान के राष्ट्रीय पशु क्या? मैं ये मेरे प्रश्न को मतलब सेट करने का आशा यही था कि इन सबको भी आप जाने साथ साथ, ताकि इस अगर ऐसा पूछता है तो हम कंफ्यूज ना हो। भारत चीन के बीच स्थित तट जो रेखा है, भारत और चीन के बीच एक जो रेखा खींचा गया है, उस रेखा का क्या नाम है? इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन ए सही है, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच यह खींचा हुआ रेखा है। और नेक्स्ट चलते हैं, रेड क्लिफ है, देख रहे हैं रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच खींचा जाने वाला रेखा को रेड क्लिफ बोलते हैं। डूरंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है उसे हम डूरंड रेखा बोलते हैं। और मैन रहीम रेखा, जो मैन रहीम रेखा है वो रूस और फिनलैंड के बीच खींची गई रेखा है। तो इस तरह से ये प्रश्न भी अक्सर पूछता है, रेखाओं के बारे में एक प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट, किस नदी को गोरखपुर का शोक कहा जाता है? तो ये बहुत इजी है, राप्ती नदी। लेकिन बहुत सारे ऐसे भाई, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से हैं, तो हो सकता है कि मतलब उससे प्रश्न आ जाए, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह का भी क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है। बिहार का शोक आप कोसी नदी को आप जान सकते हैं, पश्चिम बंगाल का शोक जो दामोदर नदी को हम जानते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे देखेंगे राप्ती नदी जो है ये उत्तर प्रदेश गोरखपुर का इस शोक के नाम से इसे जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय नारा क्या? इसमें भी काफी कंफ्यूजन भरा हुआ है। श्रमेव जयते, सत्यमेव जयते, जय हिंद जय भारत। तो ऑप्शन ए सही है, श्रमेव जयते भारत का राष्ट्रीय नारा है, श्रमेव जयते। हम चलते हैं 36 नंबर पे, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल कहां है? यानी रानी लक्ष्मीबाई कहां पे उनका जन्म हुआ था? यहां पे देख सकते हैं वाराणसी में, ऑप्शन ये सही है, वाराणसी ही सही है। ग्वालियर, जयपुर नहीं, कुछ नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका और इन्हें प्यार से मनु के भी नाम से जानते हैं हम। नेक्स्ट, उधर पहले ही स्टार्टिंग में इनसे संबंधित एक प्रश्न आपको दिए थे और इसीलिए हमने आपको यहाँ पे बताया। काफी लोग ग्वालियर में लगाते या जयपुर में लगाते या जालौन में लगाते, लेकिन ऑप्शन ए सही है आपका, बनारस। G20 शिखर सम्मेलन में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है। अगर इसे गंभीरता से आप नहीं देखेंगे तो यहाँ पे फंस जाएंगे। यहाँ पे हमने ऑप्शन ए लिखा 20 देश, तो 20 आप समझेंगे सही है, ऑप्शन ए सही है, लेकिन ऑप्शन ए सही नहीं है। अगर ए 19+1 यूरोपीय देश है तो मतलब ए भी सही नहीं है। 19+1 अफ्रीकन संघ है, ए भी सही नहीं है। क्या है, अब क्या हो गया है? पहले यही था यूरोपीय संघ, लेकिन भारत में G20 का सम्मेलन हुआ था और भारत को इसकी मेजबानी सौंपी गई थी और हमारे जो प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में अफ्रीकन संघ को भी इसमें शामिल किया गया। तो ऑप्शन डी सही है। 19 देश हैं और +2 संघ है, पहला यूरोपीय संघ और अफ्रीकन संघ। अगर G20 भी देखना हो तो मेरे चैनल पे जाएंगे, G20 से रिलेटेड बहुत जबरदस्त
या ब्रिक्स से संबंधित बहुत जबरदस्त, चंद्रयान से संबंधित बहुत जबरदस्त क्वेश्चन का संग्रह है। मैं प्रयास करूंगा कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उन सभी का लिंक डाल दूं जिसे आप सरलता से पा सकें। सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे हैं, ये अक्सर एक प्रश्न आता है, भूकंप से एक प्रश्न आना ही आना है और आता हर बार हमने देखा है कि पी तरंग, एल तरंग, एस तरंग, लेकिन पूछ रहा है सर्वाधिक विनाशकारी, जिससे काफी धन का नुकसान होता है, लोग यहाँ पे बहुत नुकसानदायक यल है, यल तरंगे हैं, यल तरंगे, क्योंकि एल तरंगे मतलब सरफेस तरंगे हैं। इसे धरातली तरंगों के भी नाम से जाना जाता है। इसे धरातलीय तरंग के नाम से जाना जाता है और ये जिगजैग में चलता है और इसलिए और सबसे धीमा चलता है और सबसे तेज चलने वाला तरंग है आपका पी, उसके बाद यस है और उसके बाद यल है। ये जो दोनों तरंगे हैं ये भूगर्भिक तरंगे हैं, यानी जो है जमीन के अंदर चलने वाली तरंगे हैं और यल जो है जमीन के ऊपर चलने वाली तरंगे हैं। नेक्स्ट 39 पे चलते हैं। ओजोन गैस किस मंडल में पाया जाता है? यह भी प्रश्न काफी बार पूछता है। ओजोन गैस क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल। तो ये है आपका समताप मंडल। दो मंडल है, ये दो मंडल है आपका, यहाँ पे मतलब 5 मंडल है। तो पहला मंडल है आपका क्षोभ मंडल और दूसरा है आपका समताप मंडल। तो समताप मंडल में ही यह ओजोन गैस का लेयर पाया जाता है जो पराबैंगनी किरणों को रिफ्लेक्ट करके उसे पुनः परिवर्तित कर देती है, पृथ्वी पर नहीं आने जाती है, क्योंकि हानिकारक वो किरण है जो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि समताप मंडल में इसमें टेम्परेचर समान होता, कहीं कोई इसमें टेम्परेचर अधिक नहीं होता। लेकिन यही अगर हम क्षोभ मंडल की बात कर रहे हैं, ये है क्षोभ मंडल। ये क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, यानी 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। लेकिन इसमें तापमान क्या होता है, एकदम समान होता है। और इसमें समझिए कि जो प्लेन उड़ाया जाता है, यानी जो जहाज उड़ता है, वो समताप मंडल में ही एरोप्लेन उड़ाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार मौसम से संबंधित कोई परिघटनाएं घटित नहीं होती है। और जितना खराबी है पृथ्वी के जो समीप जो क्षोभ मंडल है, उसी में सबसे ज्यादा मतलब तड़ित, झंझावात, बादल, कुहरा, चक्रवात, तूफान, धूलकण आदि सबसे ज्यादा आपको क्षोभ मंडल में, समताप मंडल। और तीसरा आता है आपका मध्य मंडल। इसमें भी ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट होती है, इसमें भी ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट होती है, बाकी में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। तो ऑप्शन आपका सी सही है, समताप मंडल में ओजोन गैस का लेयर पाया जाता है। और ओजोन गैस को डाप्सन इकाई में मापते हैं, ओजोन को हम डाप्सन इकाई में मापते हैं। यह भी प्रश्न पूछता है, ओजोन गैस को किस इकाई में हम मापते हैं। भारत का प्रथम व्यापारिक बैंक कौन सा है? भारत का प्रथम व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो द बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। यह 1770 कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। यह कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी 1770 में। द बैंक ऑफ कोलकाता, द बैंक ऑफ कोलकाता ये 1806 में स्थापित हुई थी। और द बैंक ऑफ जो बॉम्बे है वो 1840 में इसकी स्थापना हुई थी। तो बैंक ऑफ मद्रास जो है वो 1843 में इसकी स्थापना हुई थी। इसी को हम बोलते हैं प्रेसिडेंसी बैंक, इसी को हम प्रेसिडेंसी बैंक बोलते हैं। ये 1770 में हुई थी, लेकिन यह 1832 में क्या हो गया, फेल हो गया। द बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1832 में फेल हो गया। और भारत में कागज का नोट निर्गमन करने का जो सर्वाधिक, सबसे पहले कागज का नोट किस बैंक के द्वारा दिया, तो द बैंक ऑफ कोलकाता के द्वारा 1806 में भारत में कागज का नोट जो है वो सर्वप्रथम 1806 में निर्गमित किया गया था, इशू किया गया था। और वर्तमान में कागज का नोट छापने की जो राइट है वो आरबीआई को है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। तो इस तरह से हमने देखा। और आज के लिए इतना ही, और मेरे साथ बने रहिए
और बहुत सारे ऐसे वीडियो हम आपके सामने लेके आएंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। नमस्कार।